नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए इस वीडियो में टॉप सिलेक्टेड वही सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। और हर प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी, जहां से परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन आया करता है, वह सभी इंपॉर्टेंट एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। इसलिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट साबित होगी। पहला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु भिक्षुड़ी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है? तो विनय पिटक में, या सुत्त पिटक में, आदिधम्म पिटक में, या जातक में? राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा विनय पिटक। जो विनय पिटक है, तो कितने पिटक हैं? पहला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं। एक तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, आदिधम्म पिटक, 3 पिटक हो गए, जिनको 3 टोकरी के नाम से जाना जाता है। पहली बात तो राइट जवाब आपका मैंने बताया विनय पिटक, जिसमें भिक्षु और भिक्षुड़ी से रिलेटेड जितने भी नियम थे, है ना, उनके रहने के नियम थे, संघ में कैसे कार्य रहा जाएगा, है ना, तो वो सारे के सारे नियम विनय पिटक में आते हैं। और वही मैं सुत्त पिटक की बात कर लूं, बुद्ध की जो शिक्षा है ना, उनकी शिक्षाएं आती हैं। और आदिधम्म पिटक में बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, धार्मिक सिद्धांत जिनको कह सकते हो, है ना, वो सिद्धांत इसी में आते हैं, धार्मिक सिद्धांत। जातक क्या होता है? जातक एक स्टोरी होती है, यानी कि बुद्ध के बचपन की कहानियां वगैरह, उनको हम लोग जातक के नाम से जानते हैं। तो राइट जवाब आपको विनय पिटक मैंने बताया। और एक दो पॉइंट यहाँ पर आप लोग समझ लो। जैसे संघ की मैं बात कर लूं, तो संघ क्या होता है इसको भी आप लोग समझ लो। इसी के साथ महावीर तथा बुद्ध दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे लोगों के लिए संघ का बनाया गया, यानी कि निर्माण किया गया, जहां पर घर त्यागने वाले लोग रहा करते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे, जो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलता है। संघ में स्त्री पुरुष दोनों के रहने की अलग अलग व्यवस्थाएं थी। तो विनय पिटक मैंने आपको बताया, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आया है। और विनय पिटक से एग्जाम में एक दो क्वेश्चन और आए हैं। जैसे 2015 में आया था, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक, उसके बाद एक और क्वेश्चन आया है 2016 में। विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है, तो बौद्धों के नियम से रिलेटेड है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं? उनको हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। वहीं इंग्लिश में पुरातत्वविद के लिए एक शब्द आता है आर्कोलॉजिस्ट, है ना, आर्कोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं। तो पुरातत्वविद यानी कि वो एक प्रकार का इतिहासकारी उसको कह सकते हो, जो खोजबीन करता रहता है ना। उसके बाद मैं आगे बात कर लेता हूँ। यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अभिकथन और कारण से चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इन्हें भर दिया। राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान महमूद ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिर के धन और मूर्तियों को लूटा। आपको पता होगा 1025 में वही मोहम्मद सुल्तान महमूद गजनी, जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। किस मंदिर को? सोमनाथ के मंदिर को एकदम तहस नहस कर दिया था। और इसने अपनी सारी संपत्ति सोमनाथ मंदिर वाली अपने राज्य यानी कि राजधानी बनाने में खर्च कर दी। इतने रईस मंदिर हुआ करते थे उस दौरान में अपने भारत में। तो सही बात है ये वाली। और मध्ययुगीन जो लड़ाइयाँ वगैरह हुआ करती थी, है ना, ये अक्सर ये उपासना स्थल यानी कि मंदिर पर ही आक्रमण करते थे और उनको लूट लिया करते थे, मंदिर को ही निशाना बनाते थे। इसलिए थर्ड वाला यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। और मैं बात करूं इस टाइप के क्वेश्चन से परीक्षा में 10 से 12 क्वेश्चन तो आ ही चुके हैं, वो भी अलग अलग प्रकार से आए हुए हैं। अब आपको यहाँ पर एक मौका मिलेगा कि अलग अलग प्रकार से कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं आपको देखने का। तो चलिए आपको क्वेश्चन दिखाने की बात यहाँ पर करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताऊं चोल मंदिर के बारे में। तो राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम में बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला के दृष्टि से एक चमत्कार मंदिर थे। और जो मंदिर थे ना, ये सामाजिक आर्थिक जीवन के केंद्र थे।
कांस्य प्रतिमाओं से बने थे, देवी देवताओं की मूर्ति थी और कुछ भक्तों की भी मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई थी। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख सकते हो, चोल मंदिर से तमाम क्वेश्चन आए हुए हैं। जो मैं आपको बताने वाला था वह आप लोग देखो। चोल मंदिर के विषय में सी सही है। चोल मंदिर आर्थिक सामाजिक जीवन के केंद्र बिंदु थे, ये तो आपको बताया। शत्रु द्वारा आक्रमण के मुख्य लक्ष्य मंदिर थे, मंदिर को ही लूटते थे क्योंकि मंदिर शक्ति और संपत्ति को दर्शाते थे या निरूपित करते थे। शासक हमेशा मंदिर और मस्जिद का निर्माण क्यों कराते थे? भगवान के साथ अपने संबंध स्थापित करने के लिए, शक्ति और वैभव प्रदर्शन करने के लिए, पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने के लिए। एबीसी यहाँ पर हो जाएगा। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक जानकारी बता दूं, आप सभी को पता है पेपर के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप लोगों के पास मात्र 4 से 5 दिनों का टाइम हो तो आप लोग एसएसटी की कंप्लीट 60 नंबर की पूरी तैयारी कर लोगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की। इन नोट्स को लेकर के जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन नोट्स में आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और पीवाईक्यू क्वेश्चन से भी आपका काम चल जाएगा। आप क्या करोगे, आप लोग इन नोट्स को लेकर के एक नज़र में इनको एक बार आप लोग देख लोगे तो भी आपका पूरा का पूरा एसएसटी कंप्लीट हो जाएगा, वो भी 4 से 5 दिनों के भीतर में। और कई लोगों ने इसको कंप्लीट कर भी लिया है मात्र 4 से 5 दिनों में। इन नोट्स को आपको लेना कैसे है? नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। नोट्स का प्राइस 199 रुपये है। मैं आपको यहाँ पर बताने वाला था, क्या बताने वाला था, क्वेश्चन तो मैंने आपको करा ही दिया। ये रहा पॉइंट। शासकों ने मंदिर निर्माण कर अपनी सत्ता और संसाधन प्रदर्शन करने का प्रयास किया, इसलिए वे जब एक दूसरे पर, राज्यों पर आक्रमण करते थे तो सबसे पहले मंदिर को ही निशाना बनाते थे जो अधिक संपन्न थे। एक उदाहरण देखने को मिलता है, सोमनाथ मंदिर गुजरात को लूटा 1025 में अफगानिस्तान का गजनी, है ना, और राजधानी में लगा दिया लूट का सारा माल। तो वही तो मैंने आपको यहाँ पर बताया और उसी से रिलेटेड तमाम क्वेश्चन आए हुए हैं अलग अलग प्रकार से, वो भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इस क्वेश्चन को मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पर दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ लेता हूँ। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, मंदिर नगर के निर्माण की प्रक्रिया को क्रमानुसार लगाइए। यानी कि उसी टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन मंदिर निर्माण से पूछ लिया गया। मंदिर का निर्माण कैसे होता है, उसके आसपास नगर कैसे विकसित होता है, आपको बताना है क्रम से। तो सबसे पहले मंदिर बनेगा। मंदिर बनाने के लिए शासक मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान देते हैं, तभी तो उस जमीन पर मंदिर बनेगा। तो सी सबसे पहले आएगा, सी थर्ड में है और ए में है, बाकी कोई आपको यहाँ पर काट देना है। जैसे ही मंदिर बनेगा ना, उसके बाद तीर्थ यात्री मंदिर को जाते दान दक्षिणा दिया करेंगे। ए इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद धीरे धीरे मंदिर के जो कर्ता धर्ता है मंदिर के धन को व्यापार और साहूकार में लगाएंगे, है ना, साहूकार में लगाएंगे। बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, व्यापारी मंदिर के पास बसते जाएंगे। क्या जवाब होगा इस क्वेश्चन का, आपको यहाँ पर बताना है। तो थर्ड वाला ही जवाब हो जाएगा। बी सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि लोग लास्ट में बसेंगे जब मंदिर का पूर्णतया निर्माण हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ अगले क्वेश्चन की। आपने समझ लिया होगा 18वीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के बारे में। यह स्थानीय परंपराओं, अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से संपन्न हुई थी। जैसे आपका कोई क्षेत्र है या आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं, वही एक प्रकार से स्थानीय परंपरा होती है। जैसे आपके गांव में कोई परंपरा चली तो वो आप ही के क्षेत्र में विकसित रहेगी क्योंकि लोगों के विचार उसमें समाहित हैं, आदान प्रदान समाहित है। उसी प्रकार एक उदाहरण देखने को मिलता है जगन्नाथ का। जगतनाथ कह लो या जगन्नाथ, जो कि उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जिनको बोलते हैं, ये एक स्थानीय देवता थे। कौन थे? एक ये पहले स्थानीय देवता थे, बाद में चलकर ये जगन्नाथ बन गए, है ना, ऐसा बताया गया है किताब में। तो सही बात है, ये एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा होती है। जैसे आपके गांव में कोई विशेष हो सकती है परंपरा, वह परंपरा दूसरे क्षेत्र में नहीं हो सकती, इसलिए वो विशेष ही क्षेत्र में होती है। यह सदैव राजनीतिक सीमाओं से बंधी नहीं थी। लोग इसमें स्वतंत्र रहते हैं, कोई भी विचार किसी के बंधे नहीं होते हैं। सी तो हर हालत में गलत है, सी हटा लो। ए भी इस क्वेश्चन को राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ए एंड बी राइट जवाब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखो, कबीर
ने उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी, यहाँ पर आपको बताना है। तो पुजारी वर्गों का उपहास कबीर दास ने उड़ाया था। उन्होंने किसी की भाषा को नहीं अपनाया, इन्होंने अपनी खिचड़ी भाषा यानी कि पंचमेल खिचड़ी जिसको बोलते हैं, निराकार परमेश्वर की निंदा भी नहीं करी, बल्कि निराकार की भक्ति गीत इन्होंने गाए। धर्म विधि के माध्यम से मुक्ति का उपदेश, धर्म विधि तो इन्होंने अपनाए ही नहीं, इन्होंने कहा कि अपने भीतर ही डुबकी मारो, है ना। तो डुबकी मारो का मतलब ये नहीं कि समुद्र में जाओ और गिर जाओ, यानी कि अपने भीतर ही परमात्मा को प्राप्त कर लो। कोई मंदिर मस्जिद में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पत्थर के सामने कोई माथा टेकने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कबीर दास ने बताया, भाई आपको बता रहा हूँ, है ना। तो पहला वाला इन्होंने पुजारी वर्ग का बहुत मजाक उड़ाया कि तुम ठीक समझ गए होगे। उसके बाद आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से, अंग्रेज़ों ने नील की खेती की, बिल्कुल की, जमैका में की, भारत में भी की, कैरिबाई द्वीप में भी की, वेनेजुला में भी की। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ। क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारत में भी की थी, जमैका में भी की थी, ए और बी किस में है, ए और बी इसमें है, कैरियाई द्वीप समूह में भी की थी दोस्तों, है ना। भारत में भी की थी, आपको पता होगा, नील उगाते थे, तभी तो भारत को गुलाम बना लिया धीरे धीरे नील उगाते उगाते। तो ए भी तो यहाँ पर हो ही जाएगा। और ये दो चीज़ें हैं वो भी एनसीईआरटी में बताई गई हैं। एक बार मैं यहाँ पर आपको अच्छे ढंग से एक बार बता दूं, तभी मैं आपको यहाँ पर अच्छे ढंग से बता पाऊंगा। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखने का प्रयास करना, कैरिबाई द्वीप समूह में स्थित डाम्यूग्यू में फ्रांसीसी, यानी कि अगर यहाँ पर लिखा ना कैरियाई द्वीप समूह, तो अंग्रेज़ों ने नील की खेती करने लगे, सी भी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है पॉइंट, जो कि फ्रांस में पड़ता है, ठीक, फ्रांस में आपका पड़ता है। ब्राज़ील में पुर्तगालियों ने किया, नहीं नहीं, एक डाउट, हाँ हाँ, यही तो डाउट कंफ्यूज करता है आप सभी लोगों को। जैसे यहाँ पर लिखा है अंग्रेज़ों ने नील की खेती करी, पुर्तगाली ने करी थी ब्राज़ील में, जमैका में ब्रिटिश ने करी, ठीक। और ब्रिटिश का मतलब वही अंग्रेज जिन्होंने भारत में की, तो जमैका और भारत यहाँ पर हो जाएगा। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, कैरिबाई द्वीप समूह में खेती किसने की थी, तो कैरिबाई द्वीप समूह में फ्रांसीसी लोगों ने की, फ्रांसीसियों ने खेती नील की करी। और ब्राज़ील में पुर्तगालियों ने करी, वेनेजुला में स्पेनिश ने करी, यहाँ पर लिख दूँ, वेनेजुला में स्पेनिश लोगों ने खेती की, और कैरिबाई द्वीप में फ्रांसीसी लोगों ने खेती की। जमैका और भारत ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ों ने नील की खेती करी। तो अंतर आपको पता होना चाहिए, तभी तो मैं आपको कह रहा था कि आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँ, क्योंकि उस समय मेरे को यहाँ पर याद नहीं आ रही थी, ताकि मैं आपको अच्छे ढंग से सारी चीज़ें बता सकूँ। मैं ऐसा प्रयास करता हूँ कोई चीज़ आपसे छूटे ना, ठीक। तो इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए ए एंड बी इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, शिक्षा के माध्यम पर महात्मा गांधी के विचार यहाँ पर दिए गए हैं। गांधी की दृढ़ मान्यता थे कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी भारतीय भाषाओं के पक्ष में थे। अंग्रेजी में शिक्षा भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी बना रही थी, सही बात है। तो इनकी बातें दोनों सही यहाँ पर हो जाएंगी, है ना, गांधी जी के बारे में। तो यहाँ से अन्य प्रकार के भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे मैं सबसे पहले आपको कंसेप्ट बता दूं, अंग्रेजी शिक्षा ने गुलाम बना दिया, महात्मा गांधी का कथन है। महात्मा गांधी का कहना था औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा, यानी कि जहर भरा है। महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेजी जो शिक्षा है उसमें विष भरा है, जहर भरा है। और उसके बाद महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित कर सके, है ना। महात्मा गांधी का मानना था कि शिक्षा से केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए, केवल भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए। भाई तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ये वाला पहला वाला स्टेटमेंट। सामाजिक परिवेश काट दिया है, अंग्रेजी शिक्षा ने अपाहिज कर दिया है, अजनबी बना दिया है, अजनबी बना दिया है। तो वही यहाँ पर भी लिखा है, अजनबी बना दिया है, भाषाओं में देनी चाहिए, ठीक। तो इसलिए दोनों सही हैं। और मैंने आपसे कहा कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और आपको बताऊंगा इनसे रिलेटेड।
तो इनसे रिलेटेड देखता हूँ क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। एक तो महात्मा गांधी और टैगोर वाला एग्जाम में आता है ना, ये आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया वह क्वेश्चन आपको नोट्स में यहाँ पर मिल जाएगा, इसलिए नोट्स आप लोग ले लेना अभी तक आपने नहीं लिया है। उसके बाद ये वाला देखो आप लोग क्वेश्चन, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा, हाँ इतना। अब इतने क्वेश्चन को देखो, फिर ऊपर वाले क्वेश्चन को देखो। आप लोग ईमानदारी से कमेंट करना। इस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन को देखो, दोनों अलग अलग हैं। कंसेप्ट मैंने आपको बताया। महात्मा गांधी पश्चिमी शिक्षा के बारे में, गांधी भारत में पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, सही बात है। वह सोचते थे कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया, सही है। दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि थर्ड सही हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी दोनों सही हो जाएंगे। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, दोनों के स्टेटमेंट अलग अलग हैं, परंतु उसी से कहीं मतलब कि घुमा के आया है जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया है। इसीलिए दोनों क्वेश्चन मैंने आपको एक साथ दिखा दिया, ठीक। और उनसे मिलान से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया करता है। उसके बाद अगला यहाँ पर आप लोग देखो, हेनरी ड्रेजियो निम्नलिखित में से कौन से सुधार आंदोलन के नेता थे? तो यंग बंगाल आपने सुना होगा, है ना। और स्वाभिमान आंदोलन, पेरियार, अलीगढ़ आंदोलन एक मुस्लिम व्यक्ति का नाम है, उनसे रिलेटेड है। सिंह सभा आपके पंजाब यानी कि सिख संप्रदाय से रिलेटेड है। तो यंग वंग आंदोलन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी ड्रोजियो एक प्रोफेसर थे, है ना, बंगाल मतलब कि एक यूनिवर्सिटी में, है ना। आप लोग इनके बारे में भी पढ़ सकते हो। उसके बाद मैं आगे बात कर लेता हूँ। महात्मा गांधी से रिलेटेड है। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था, सही बात है। पर मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट एक्ट का समर्थन किया। क्या ये बात यहाँ पर सही आपकी हो जाएगी? तो यह बात आपकी गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कोई समर्थन नहीं किया था, क्योंकि ये भी उसके विरोध में था। ए सही है, बी गलत है। ए सही है, बी गलत है। और एक बात आपको पता होनी चाहिए, रोलेट एक्ट के हाँ हाँ ये बात सही है आपकी। असहयोग आंदोलन भी गांधी जी ने शुरू किया था 1920 और 21 के बीच में, ठीक, जो कि चौरी चौरा घटना के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद आगे बढ़ जाता हूं मैं। गरम दल और नरम दल, गरम दल के नेता लाल बाल पाल आपको पता होगा। राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं के बारे में कौन सा सही नहीं है? अभी आपको कंसेप्ट बताऊंगा, तब समझ में आएगा आपको बेहतरीन ढंग से। तो नहीं वाला आपको यहाँ पर बताना है। क्या होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका जवाब? उन्होंने नरम दल की यह कहकर आलोचना की वे नरम दल की प्रार्थना को राजनीति कहते हैं, सही बात है। उन्होंने आत्मनिर्भरता एवं रचनात्मक कार्य के महत्व को दिया था, ये भी बात सही है। वे सोचते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय का आदर करते हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को मार के भगाओ। लाल बाल पाल, जैसे बिपिन चंद्रा पाल है, बाल गंगाधर तिलक हैं, लाल बाल पाल है ना, ये तीन व्यक्ति वे मानते थे कि लोगों के लिए अपने स्वराज के लिए अवश्य लड़ना चाहिए, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए खुद लड़ाई लड़नी चाहिए, ये मानते थे। और ये थर्ड वाला तो बिल्कुल गलत है, नहीं वाला ही आपको बताना ना। तो थर्ड वाला यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा, गलत वाला, ठीक। तो ये गरम दल के नेताओं के तीन नाम याद रखो आप लोग, बस काम आपका हो जाएगा। लाल बाल पाल, ट्रिक क्या है? लाल बाल पाल। अब आप कहोगे कि फुल नाम बताओ। लाल से लाला लाजपत राय, पाल से विपिन चंद्र पाल, बाल से बाल गंगाधर तिलक, ठीक। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी अभी आपको करा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको रोलेट एक्ट के बारे में बताऊं। 1919 में पारित, गांधी ने खिलाफ किया था, है ना। इस पुलिस को ज़्यादा अधिकार इस कानून में दे दिए गए थे। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, अन्य नेता इसके खिलाफ में थे। शैतान की करतूत, निरंकुशवादी इसको बताया था, ठीक। और 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक दिवस भी मनाया गया था। इसी में गरम और नरम दल के नेताओं की मैं बात कर लेता हूं, अभी आपको ढूंढ करके यहाँ पर बताता हूं। कांग्रेस का टूटना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन, इससे पहले आपका दिया होगा। यहाँ पर आप लोग देखो कांग्रेस के मध्यमार्गी नेता कौन थे? एक तो गरम थे, एक थे नरम।
नरम का मतलब बिल्कुल नरम थे ये, जैसे उनसे कहो नरम कहते थे कि अंग्रेज अच्छे हैं, न्याय करते हैं, ये वो, यानी कि अंग्रेजों की बड़ाई करते थे। और गरम ये अंग्रेजों की ही आलोचना करते थे, है ना, ये बोलते थे कि खुद से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वही सारी जानकारी यहाँ पर बताई गई है। ठीक, तो स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसका नारा है? तो बाल गंगाधर तिलक का नारा है। बंगाल में बिपिन चंद्र पाल, पंजाब में लाला लाजपत राय और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों का अनुरूप काम करने लगे थे, है ना। और उन्होंने निवेदन राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कामों को महत्व पर जोर दिया था। ठीक, और तिलक ने नारा दिया स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उनका कहना था कि सरकार लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को अपने स्वराज के लिए लड़ना चाहिए, स्वराज के लिए। वही बात मैंने आपको बताई, ये लड़ाई लड़ना चाहते थे। और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत सारे आए हैं। यहाँ पर देखो, भरोसा नहीं करना चाहिए, लाल वाल पाल का यह कथन है। ठीक, डिटेल्स में सारी की सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। और राष्ट्रीय आंदोलन के मध्यमार्गी नेता, है ना, जो मैंने अभी आपको कराया, तीसरा वाला सही नहीं है, ये वाला सही नहीं है क्वेश्चन, आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। 1927 में बी आर अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन किया, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि पूर्वाग्रह की जो जड़ें हैं कितनी गहराई तक गई हुई हैं। जातिवादी समाज द्वारा अछूत कहे जाने वाले लोगों को मंदिर प्रवेश की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने शुरू किया था। पहला तो हर हालत में सही हो जाएगा, ए, इसे हटा दो, है ना, ए जिनमें लगा है वो सही हो जाएगा। उसके बाद वह पहले ही बौद्ध बन गए, नहीं पहले वे हिंदू थे, बाद में वो बौद्ध बन गए। बौद्ध धर्म को हिंदूवाद के नाटक के रूप में माना नहीं, गलत है। बी तो गलत है ही आपका, बी को चलो सबसे पहले इसको देखो, बी आपका गलत हो गया, बी हटा दो, बी हटा दो, बी हटा दो, ए सी बचेगा, ए एंड सी। वह चाहते थे कि हिंदू समाज समानता के सिद्धांत पर पुनर्गठित हो सके। ठीक, ए सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं पेडागोजी के क्वेश्चन, यानी कि असिस्टिव पेडागोजी के क्वेश्चन आप सभी को कैसे सोल्व करना है, तरीका आप लोग यहाँ पर देख लो, उसी प्रकार से आपको एग्जाम में सोल्व करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास निम्नलिखित से गठित है। पेडागोजी में सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना है। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है प्रारंभिक स्तर, यानी कि 6 to 8 लेवल में इतिहास गठित है। इतिहास किससे मिलकर के बना है या कौन कौन सी चीजों से गठित है? तो भव्य वर्णन देखने को मिलता है इतिहास में, बेहतरीन चित्रों के माध्यम से कालक्रम भी दिखाया जाता है, कौन सा शासक उसके बाद में आया। सबाल्टर्न इतिहास, आलोचनात्मक चिंतन, यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर सारे के सारे आपके हो जाएंगे, इसलिए राइट आंसर सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। आखिर बच्चा सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ता है? आप सभी को सामाजिक विज्ञान पढ़ने की क्या जरूरत है आपको बताना है। जिस समाज में रहते हैं उसे समझने के लिए भी पढ़ते हैं, बात तो सही है। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों की प्रशंसा के लिए, जो भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित जो मूल्य हैं उनकी प्रशंसा के लिए क्या हम सामाजिक विज्ञान को पढ़ते हैं? यहाँ पर जवाब क्या होगा? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, लोकतंत्र में जिम्मेदार नागरिक होने के लिए भी पढ़ते हैं, मतभेदों का सम्मान करने के लिए। ठीक है, मतभेदों का सम्मान करने का मतलब है विविधता का सम्मान हम लोग करते हैं। चारों बातें यहाँ पर भी सही हो जाएंगी, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। जिस तरह से शिक्षक अपनी कक्षा में मूल्यों का अध्यापन करते हैं उसका उनके विद्यार्थियों के अधिगम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे आप शिक्षक या शिक्षिका हो, बच्चों को आप किसी भी टॉपिक के बारे में बता रहे हो, मूल्यों का अध्यापन आप करते हो, है ना, तो उसका प्रभाव जो पड़ेगा विद्यार्थियों के अधिगम पर गहरा पड़ेगा।
क्या ये बात यहाँ पर सही होगी? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल सही होगी। कारण देखो, नागरिकता शिक्षा का प्रभाव वास्तविक रूप से उन परिस्थितियों से कम होता है जहां लोकतांत्रिक प्रथाएं बहुत कम है अथवा संपूर्ण रूप से नदारत हैं। तो राइट जवाब दोनों यहाँ पर हो जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे मैं बात कर लेता हूं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, निम्न में से कौन से मूल्य एक प्रजातांत्रिक कक्षा के लिए आवश्यक है? प्रजातांत्रिक का मतलब लोकतांत्रिक आप लोग कह सकते हो। समूह बोध, आज्ञाकारिता, व्यक्तिगत बोध, आलोचनात्मक चिंतन। क्या आज्ञाकारिता यहाँ पर आपको सही लग रहा है प्रजातांत्रिक कक्षा के लिए? लोकतंत्र यानी कि स्वतंत्र, जैसे आप स्वतंत्र हो, किसी की आज्ञा की पालन की आवश्यकता आपको होगी तो आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। क्या आज्ञाकारिता यहाँ पर इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी जिनमें है सबसे पहले उसको हटा देंगे हम लोग, तो बचेगा ए एंड डी। ए डी इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा और सारी चीजें यहाँ पर सही दी गई हैं। ए एंड डी। ए हो जाएगा समूह बोध और आलोचनात्मक चिंतन हो जाएगा। व्यक्तिगत बोध, व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, और आज्ञाकारिता ये दोनों गलत है यहाँ पर। ठीक, चलिए उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को किसी स्थान की स्थिति के बारे में कैसे पता लगाए? विषय पढ़ाना चाहती है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयोग में लाई जा सकती है या प्रयोग करना चाहिए? देखो, ये क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। इनका कोई वैसा पेडागोजी का सिलेबस नहीं है, स्थायी सिलेबस नहीं है कि क्वेश्चन यहीं से आएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका आप लोग समझ सकते हो, जिसके जरिए आप परीक्षा में क्वेश्चन कर पाओगे। यहाँ पर एक शिक्षिका है या शिक्षक है ना, किसी स्थान यानी कि स्थान कैसे पहचाने जाएंगे, बच्चों को पढ़ाना चाहती है तो क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी? ग्लोब की जरूरत तो पड़ेगी किसी स्थान को पता करने के लिए। विश्व का नक्शा, फिल्म, क्या फिल्म किसी स्थान को दिखाएगी? भारत का नक्शा। तो आपके मन में एक सवाल उठा कि फिल्म तो यहाँ पर हो नहीं सकता। फिल्म किसी स्थान की स्थिति के बारे में पता लगाएगी, यानी कि बच्चों को पढ़ाना है टीचर को, ना कि फिल्म। फिल्म उतना यहाँ पर सही नहीं लग रहा है, तो सी वाले को आप लोग सबसे पहले हटाओ। हटा दिया मैंने। सेकेंड वाला बचा यहाँ पर ए बी डी। तो ए बी डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। ग्लोब की जरूरत पड़ती है स्थान दिखाने के लिए, विश्व के नक्शे की जरूरत पड़ती है। भारत के नक्शे में अगर भारत का किसी भी क्षेत्र को दिखाना है या राज्य को बताना है, विश्व में किसी देश को बताना है, ग्लोब के माध्यम से बताना है, उष्णकटिबंध कहाँ है, शीतोष्ण कहाँ है, ध्रुवीय क्षेत्र कहाँ है, तो फिल्म की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक, वीडियो को लाइक आप लोग कर देना, क्योंकि लाइक नहीं करते हो आप लोग, वीडियो देख लेते हो। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कहता है, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जेंडर विषय पर चर्चा करते हुए निम्न में से क्या शामिल किया जा सकता है? जेंडर जो होती है ना, लैंगिक बातें, वो अधिकतर महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में ही की जाती हैं। महिलाओं के संघर्ष की कहानियां बता सकते हो, सही बात है, शामिल कर सकते हो। महिलाओं व पुरुषों की शैक्षिक भागीदारी के आंकड़े, विभिन्न समाजों में प्रचलित जेंडर प्रथाओं की दर्शाता हुआ बाल पेपर हो जाएगा। ए और बी तो यहाँ पर सही होगा। ए और बी इसमें दिया नहीं गया, इसमें एक साथ है, सी भी यहाँ पर शामिल हो जाएगा। ठीक, तो सारी चीजें यहाँ पर आपकी सही दी गई हैं, इसलिए फोर्थ जवाब यहाँ पर हो जाएगा। भारतीय विद्यालय पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र एक विषय के रूप में ब्रिटिश सरकार की शाही नीति का परिणाम था। और इस क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं ये वाला, इस क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन बने हुए हैं, 10 से 12 तो आ ही चुके हैं मेरी नज़र में। नागरिक शास्त्र अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिश सरकार की शाही नीति का परिणाम था। भारतीय विद्यालय में नागरिक शास्त्र, ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध भारतीयों में बढ़ती अनिष्टा को ध्यान में रखते हुए नागरिक शास्त्र लाया गया था, है ना। दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, सही व्याख्या भी करते हैं। उसके बाद अगला यहाँ पर आप लोग देखो, जो कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पूछा है,
निम्नलिखित में से किस में कल्पनाशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के कौशल श्रेष्ठ रूप से परावर्तित होते हैं? केवल शब्द आ जाए तो वो गलत होता है। ओनली इन नोटिस बोर्ड, परीक्षा के उद्देश्य के लिए संकल्पनाओं को सरल, परीक्षा का उद्देश्य भी गलत होता है। सभा असेंबली के समय तथा कथा वाचन में, योजना बनाने एवं आकलन करने में, राइट जवाब हो जाएगा। इन प्लान डिजाइन एंड असेसमेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में विभिन्न परिस्थिति तंत्रों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, निम्न में से कौन से उदाहरण सबसे उचित है? तो क्वेश्चन तभी तो आप कर पाओगे जब आपको पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पता होना चाहिए, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? एक ऐसा तंत्र जहां पर जो सभी जीवित या अजीवित जो जीव जंतु होते हैं उनके बीच में एक परस्पर जाल पाया जाता है या उनमें एक संबंध पाया जाता है, जिसको पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। रेगिस्तान, नदी, समुद्र, शैवाल, मूंगा या चट्टान। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? तो जवाब आपका देखो, रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र उचित हो सकता है। नदी में भी पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है, समुद्र और शैवाल, मूंगा, ठीक, सारी चीजें यहाँ पर सही हो जाएंगी। ए बी सी डी यानी कि फोर्थ विकल्प सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं संबंधित रहती हैं। उसके बाद आगे का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, चर्चा कीजिए कि हमारे समाज में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों को पुरुषों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है, यानी कि महिलाओं के काम को कम महत्व दिया जाता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे प्रश्नों को शामिल किए जाने की क्या प्रासंगिकता है? आखिर ऐसे प्रश्न क्यों शामिल किए जाने चाहिए कि महिलाओं को कम महत्व मिलता है? यहाँ पर आपको जवाब देना है। ऐसे प्रश्न कक्षा में चर्चा की शुरुआत करने में सहायक होते हैं, शुरुआत करने में सहायक होते हैं, सही बात है। और ऐसे प्रश्न समाज में व्याप्त असमानताओं को उजागर करने में सहायक होते हैं, सही बात। ऐसे प्रश्नों के निश्चित उत्तर नहीं होते हैं, उत्तर तो होते हैं, शैक्षिक महत्व नहीं, ये बात तो गलत है। सी तो हर हालत में गलत हो ही जाएगा, ए बी बचेगा जो कि इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ए एंड बी सी यहाँ पर गलत हो गया। ऐसे आपको क्वेश्चन परीक्षा में करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, यहाँ पर कहता है ब्राजील एवं भारत के लोगों के जीवन शैली के बीच में अंतर का पता करने के लिए विद्यार्थियों के पास क्या स्रोत होना चाहिए? जैसे मान लो ये है ब्राजील, है ना, उत्तर अमेरिका, ब्राजील, पेरू, चिली, ब्राजील यहाँ पर है, भारत यहाँ पर है, ठीक, भारत और यहाँ पर है ब्राजील, ठीक। तो जीवन शैली, इनके भारत की जीवन शैली और ब्राजील के बीच का अंतर क्या है? तो अंतर बच्चों को आपको बताना है। क्या स्रोत की जरूरत पड़ेगी? पत्रिकाओं, इंटरनेट से एकत्रित किए दोनों देश के चित्र, कह सकते हो, हाँ चित्र ले सकते हो। ब्राजील एवं भारत की जनगणना का डाटा, जीवन शैली पता करना है। ब्राजील एवं भारत के बीच व्यापार की संधि, ब्राजील और भारत की फिल्में, हाँ सबसे उपयुक्त अगर मैं बात करूं ब्राजील और भारत की फिल्में, अगर आप देखोगे ब्राजील के बारे में पता चलेगा कि लोगों की जीवन शैली क्या है, क्या खाते पीते, कैसे जीवन गुजारते हैं, और भारत की फिल्में देखेंगे तो भारत के बारे में पता चलेगा। तो फिल्म तो यहाँ पर होनी चाहिए, डी तो हर हालत में होगा ही होगा, डी इसमें है और इसमें है, ए और बी यहाँ से हटेगा, ए बी सी यहाँ पर हटेगा, डी वाला बचेगा, ए बी एक में है केवल ए। जनगणना, जैसे जनसंख्या आपको मैंने बता दी ब्राजील की है जनसंख्या 4 करोड़, ऐसे मान लिया मैंने, है ना, मान लो मैंने 4 करोड़ ब्राजील की मान ली, भारत की 140 करोड़ मैंने मान लिया, उतनी है ही, है ना। तो जनगणना से थोड़ी ना पता चलेगा जीवन शैली उनकी कैसी है? क्या जनगणना यहाँ पर उपयुक्त हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब आखिर क्या होगा? तो जवाब तो सेकेंड वाला ही होगा ना, क्योंकि जनगणना से थोड़ी ना पता चलेगा जीवन शैली के बारे में। ए एंड डी सही हो जाएगा। और व्यापार है, बीच में व्यापार है, संधि है, उससे भी थोड़ी ना पता चलता है, वहाँ से व्यापार का पता चलता है, ना कि जीवन शैली के बारे में पता चलता है, इसलिए ए डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक। चलो कोई बात नहीं, आगे मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है एक समर्थ पाठचर्या के लिए ऐसी विषय वस्तु की आवश्यकता है जो अंतर विषयक विचारधारा को प्रोत्साहित करे, अंतर विषयक विचारधारा को प्रोत्साहित करे। बात तो सही है,
विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की विषय सीमाओं को खोलने की आवश्यकता है ताकि दी गई परिघटना को समझने के लिए कई तरह के उपागमों का प्रयोग किया जा सके। यहाँ पर जवाब क्या होगा? दोनों सही आपके हो जाएंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कौन सा सामान्यीकरण से संबंध है? सामान्य यानी कि नॉर्मलाइजेशन कह सकते हो, है ना, या वे दो और अधिक संकल्पनाओं के बीच के संबंधों की ओर संकेत करने वाले कथन। सामान्यीकरण, वे दो और अधिक संकल्पनाओं के बीच के संबंधों की ओर संकेत करने वाले कथन सामान्यीकरण होते हैं। सही बात है। जैसे वे दो और दो से अधिक, जैसे दो संकल्पनाएं हैं और इधर भी दो मान लो, इसके बीच की जो हम बात बता रहे हैं वो एक सामान्यीकरण हो जाएगी। ठीक है। सामान्यीकरण वर्गीकरण, व्याख्याओं, मूल्यांकों, पूर्वानुमानों की तरह प्रतीत हो सकते हैं। ये भी बात सही है। सामान्यीकरण का सही अथवा गलत की तरह मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। क्या ये बात यहाँ पर सही है? तो नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। किया जा सकता है सही गलत की रूप में, है ना। यहाँ पर नहीं लिख दिया इसलिए गलत है। तो सी सबसे पहले आपको हटा देना है। जिन जिन में सी लगा होगा हटा दिया, बचेगा थर्ड वाला जवाब हो जाएगा। उनको समग्र रूप से नहीं समझा जा सकता है जब तक उनकी संगठन संकल्पनाओं को ना समझा जा सके। हाँ, पहले संकल्पनाओं को समझना पड़ेगा तभी सारी चीजें समझ में आएंगी। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, ए एंड बी डी सही, ए बी डी। ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न कक्षा में परिचर्चा के लिए प्रासंगिक है? यानी कि आप अध्यापिका या अध्यापक हो, बच्चों को सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हो, उसी दौरान इतिहास का एक टॉपिक आ गया आपके सामने, स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत, ऐसा आपको बताना है जो प्रासंगिक हो, चर्चा में हो। किसने विशिष्ट लेख लिखा? अभिलेख कब किया गया? क्या चित्र बनाने का कोई उद्देश्य था? तो यहाँ पर जवाब आपका क्या होगा? जवाब आपके तीनों हो जाएंगे, तीनों हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्रोत के बारे में, विशिष्ट लेख किसने लिखा, है ना, कब लिखा, उद्देश्य क्या था, प्रासंगिक हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है क्या आप ऐसे दो तरीके बता सकते हो जिसके द्वारा आप सोचते हैं कि विज्ञापन का प्रभाव लोकतंत्र में समानता के मुद्दे पर पड़ता है? विज्ञापन, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे प्रश्न पूछने की क्या प्रासंगिकता है? क्या प्रासंगिकता है बताओ? विज्ञापन का प्रभाव लोकतंत्र में समानता के मुद्दे पर पड़ता है। जवाब आपको यहाँ पर देना है। यह आकलन करने में मदद करता है कि सीखने वाले ने अवधारणाओं को समझ लिया। छात्रों के स्मरण के कौशल की जांच करते हैं। किसकी? स्मरण। स्मरण प्रासंगिक नहीं है, पहली बात। बी तो गलत होएगा ही, बी को सबसे पहले हटाओ, हटा दिया। छात्रों को मुख्य अवधारणाओं व बिंदुओं को अपने शब्दों में व्यक्त करने का स्थान देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। तो यहाँ पर सी है, तो राइट आंसर आपका थर्ड वाला जवाब हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, उसके बाद आगे मैं बात कर लेता हूँ अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है भूगोल की एक शिक्षिका देखती है कि अधिकतर छात्र एक कक्षा टेस्ट में बहुत निचले स्तर का निष्पादन करते हैं। उसके बाद वह चिन्हित करती है उनमें मापन कौशल की कमी है। मापन कौशल को बेहतर करने के लिए वह सुव्यवस्थित ढंग से उसे ठीक करने हेतु काम की योजना बनाती है। शिक्षिका निम्न में से किस काम में संलग्न है? किस में है? तो यानी कि मापन कौशल की कमी है। कार्यात्मक अनुसंधान बोल सकते हो उसको, कार्यात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है क्यों सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं? डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन पेडागोजी में कन्वर्ट किया गया। यह प्रश्न विद्यार्थी की किस क्षमता को मतलब कि आंकने का प्रयास करता है, क्षमता बताना है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तर्क शक्ति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा यहाँ पर तर्क करेगा क्यों रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, क्या कारण है, क्या सर्दी लगती है, क्या उनका मेन मकसद है भारी वस्त्र पहनने का, तो बच्चा यहाँ पर तर्क करेगा। तर्क यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर मैं बात कर लूँ क्यों सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते, एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है,
पेडागोजी में कन्वर्ट किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा धूल भरी आंधी के कारण। धूल भरी जो आंधी चलती है एकदम मिट्टी को उड़ा के ले जाती है, उड़ेल के, है ना, इसलिए लोग वहां पर भारी वस्त्र पहनते हैं धूल भरी आंधी से बचने के लिए, बचाव के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर कहता है, क्या कहता है, भूगोल पर मानक संदर्भित टेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सी अभिकल्पना सर्वाधिक उपयुक्त होगी? प्रायोगिक, क्योंकि भूगोल में प्रैक्टिकल आप लोग करते आ रहे होगे, है ना, हमेशा आपने प्रैक्टिकल फाइलें बनाई होंगी ज्योग्राफी में, बस ज्योग्राफी प्रैक्टिकल से ही रिलेटेड होती है, इतना तो आप सभी को मालूम ही होगा। उसके बाद अगला यहाँ पर है, आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है, उसकी सूची बनाएं। यह प्रश्न विद्यार्थी की किस क्षमता को आंकने का प्रयास करती है? जैसे बच्चे से आपने बोल दिया कि बच्चा तुम जाओ अपने पड़ोस में, यानी कि गांव की भूमि है, भूमि का उपयोग कैसे हो रहा है, लोग खेत में क्या क्या बो रहे हैं, कौन सी फसल उगा रहे हैं, तो लिस्ट बना करके ले आओ फटाक से बच्चा। तो बच्चा जाएगा लिस्ट बनाने, तो वह कौन सी क्षमता है, क्या आकलन करता है, क्या आंकने का प्रयास करता है? तो अनुमान, अनुमान तो बिल्कुल भी नहीं, अवलोकन करेगा ना, सामने देखेगा, व्याख्या, व्याख्या कुछ नहीं, आत्म विश्लेषण करेगा या अवलोकन करेगा। तो जवाब आपका हो जाएगा भाई अवलोकन करेगा, ठीक, अवलोकन, ऑब्जर्व करेगा, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, अपने आसपास के वृक्षों पर एक परियोजना करने के लिए विद्यार्थियों को सुझाया गया अनुक्रम क्या हो सकता है? यानी कि अपने आसपास के वृक्ष पर परियोजना काम करना है, तो क्या हो सकता है? निरूपण, आंकड़े इकट्ठा करने की योजना, अवलोकन, रिकॉर्डिंग और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, परिचर्चा करना। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना, 5 मतलब कि 5 कथन दिए गए हैं, आपको राइट जवाब बताना है। क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका जवाब? यानी कि जवाब तो, एक मिनट समझो क्वेश्चन, जवाब तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है अनुक्रम, क्रम क्या होगा, परियोजना बच्चों को बनानी है, उसका क्रम क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, वह आपको बताना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर आंकड़े इकट्ठे किए जाने की योजना बनाई जाएगी, सबसे 1 नंबर पे यही आएगी, यानी कि बी सबसे नंबर पे आएगा, बी इसमें दिया गया सेकंड में, तो सेकंड जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा अवलोकन, यानी कि उस क्षेत्र का, बच्चे वन वाले क्षेत्र का या वृक्षों वाले क्षेत्र का अवलोकन करेगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग, प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा 3rd नंबर पे। उसके बाद निरूपण करेगा, इस क्षेत्र में क्या करना है, और लास्ट में क्या करेगा, परिचर्चा करेगा, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन आपका हो जाएगा सोल्व, क्रम में लगाना था। तो वीडियो आप लोगों के लिए यहीं तक है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर ही देना और आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना।